Hey everyone, this is Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, where we simplify dental exam preparation for you. If you are preparing for your upcoming exam, this video is an absolute must watch. Now we are diving deep into previous year dental exam paper. We will break them down question by question with detailed explanation. So get ready to take your preparation to the next level. Now let's start with question number 151. Junctional epithelium shows red apex formation in stage 1 gingivitis, stage 2 gingivitis, stage 3 gingivitis or stage 4 gingivitis. The correct answer for this question is stage 2 gingivitis. स्टेज 2 gingivitis में आप देखते हैं कि जंक्शनल एपिथेलियम में रेड एपेक्स के फॉर्मेशन दिखाई देने लगते हैं. ओके क्योंकि जब जिंजिवाइटिस बढ़ता है तो इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में एपिथेलियम उसको अडॉप्ट कर लेता है, जिससे क्या है रेड एपेक्स बनने लगते हैं. और ये रेड एपेक्स फॉर्मेशन जो है ये शो करता है कि जिंजाइवल इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. ओके तो ये इस स्टेज का मेजर साइन है. ओके तो ये अपन को कब दिखाई देगा? स्टेज 2 जिंजिवाइटिस में रेड एपेक्स फॉर्मेशन दिखाई देगा इन जंक्शनल एपिथेलियम. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज reunion of connective tissue root surface or that has been pathologically exposed. तो कनेक्टिव टिश्यू का जो रीयूनियन हो रहा है विद द रूट सरफेस, वो भी कौन सी रूट सरफेस? जो कि पैथोलॉजिकली एक्सपोज हो चुकी है, इट मीन्स डिसीज्ड है. ओके तो उसे क्या कहेंगे? रीअटैचमेंट, न्यू अटैचमेंट, रीजनरेशन और रिपेयर. तो इसे क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज न्यू अटैचमेंट. न्यू अटैचमेंट का क्या मतलब होता है कि जब कनेक्टिव टिश्यू ऐसे रूट सरफेस से अटैच होता है जो पैथोलॉजिकली पहले से एक्सपोज हो या डिसीज जो कह सकते हैं. ओके तो उसे कहते हैं न्यू अटैचमेंट. और ये जो न्यू अटैचमेंट है वो रीअटैचमेंट से अलग होता है, क्योंकि जब कनेक्टिव टिश्यू रूट सरफेस से जुड़ता है जो कि डिसीज्ड नहीं है, पैथोलॉजिकली एक्सपोज नहीं है, तब उसे कहते हैं रीअटैचमेंट. लेकिन जब वो डिसीज्ड या पैथोलॉजिकली एक्सपोज्ड रूट सरफेस से कनेक्टिव टिश्यू जुड़ता है तो उसे न्यू अटैचमेंट कहते हैं. ओके एंड दिस न्यू अटैचमेंट में बी epithelial addition or connective tissue adaptation. Okay and this attachment on may include new cementum. Okay so the correct answer for this question is new attachment. In half of the crown along with root is separated or one half is removed, it is called. तो अगर एक टूथ है उसमें से क्राउन एंड रूट जो है, क्राउन को रूट के साथ हाफ सेपरेटेड कर दिया जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर रेडिसेक्शन, हेमीसेक्शन, एपेक्सिफिकेशन और कोरोनोसेक्शन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेमीसेक्शन. ओके तो हेमीसेक्शन क्या होता है एक्चुअली? कि जब टूथ का आधा हिस्सा जिसमें क्राउन और रूट दोनों इन्वॉल्व है, दोनों पार्ट, ओके इसे सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो इसे हेमीसेक्शन कहते हैं. और ये प्रोसीजर मोस्टली किस में करते हैं? मल्टी रूटेड टूथ में करते हैं, ताकि जो मतलब बचा हुआ जो पार्ट है उसे प्रिजर्व किया जा सके और टूथ की फंक्शनैलिटी बनी रहे. ओके सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हेमीसेक्शन. इफ हाफ ऑफ द क्राउन अलॉन्ग विद द रूट इज सेपरेटेड और वन हाफ इज रिमूव्ड, इट इज कॉल्ड हेमीसेक्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज most abundant immunoglobulin in the serum is IgG, IgA, IgM और IgE. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज IgG. IgG सीरम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन है. ओके मतलब IG सीरम में सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन है, जो लगभग कितना होता है? 75 to 80% टोटल इम्यूनोग्लोबिन का होता है. ओके तो इसमें क्या होता है? ये इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पे करता है. जैसे ओके क्या करता है ये? एक्चुअली पैथोजन को न्यूट्रलाइज करता है और एंटीजन को फैगोसाइटोसिस के लिए ऑप्सोनाइज करता है. ओके तो जब आप क्या होता है सीरम में इम्यूनोग्लोबिन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा? IgG, जो कि सबसे ज़्यादा होता है 70 to 80%. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्ट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस? जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट.
तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से जो ये ग्राफ्ट दिए हुए हैं, जीनोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और होमोग्राफ्ट, इनमें से प्रोग्नोसिस सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी है, इट मीन्स कौन सा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑटोग्राफ्ट। ओके, कि जैसे बोन ग्राफ्ट हो पेशेंट का, तो अपने जॉ से या मतलब कि किसी और पार्ट से बॉडी के लिया गया हो, यानी सेम बॉडी से रिसीव कर रहा हो, तो उसे कहते हैं ऑटोग्राफ। ओके, ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट समझ में आया। तो इसमें क्या होता है कि इसके मेन क्या होता है, ये इम्यून रिजेक्शन का कोई इसमें रिस्क नहीं होता है, क्योंकि ग्राफ्ट तो अपनी बॉडी से लिया गया है, तो इम्यून सिस्टम जो है उसको ऑलरेडी जानता है, तो रिजेक्शन का तो सवाल ही नहीं होता। ओके, और इसमें क्या होता है कि डिसीज ट्रांसमिशन का रिस्क नहीं होता, और इसमें सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होता है। ओके, क्यों होता है, क्योंकि ये आसानी से वहाँ से प्लेस कर सकते हैं। ओके, सेम बॉडी से, बट इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये ग्राफ जो है वो रेसिपिएंट के टिश्यू के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, और नेचुरल हीलिंग और रीजनरेशन को प्रमोट करता है। ओके, तो इसीलिए ऑटोग्राफ जो है इट हैज़ द बेस्ट प्रोग्नोसिस। ओके, रैम्पिंग कैन बी डन फॉर 1 वॉल डिफेक्ट, 2 वॉल डिफेक्ट, 3 वॉल डिफेक्ट और 0 वॉल डिफेक्ट। तो रैम्पिंग क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ बोन ग्राफ्ट, बोन डिफेक्ट। ओके, बोन डिफेक्ट दैट कैन बी डन फॉर 1 वॉल डिफेक्ट। ओके, रैम्पिंग एक प्रोसीजर है जो किसके लिए की जाती है, 1 वॉल डिफेक्ट के लिए। तो उसमें क्या होता है कि रैम्प इज़ अ क्रेटर विद अ मिसिंग पोर्शन ऑफ इट्स फेशियल और लिंगुअल बोन। ओके, तो और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होता है, 2 वॉल डिफेक्ट में क्या होता है, बोन ग्राफ्टिंग इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर 2 वॉल डिफेक्ट। ओके, एंड विच कैन इम्प्रूव द प्रोग्नोसिस। ओके, अगर अपन इसमें बोन ग्राफ्टिंग करते हैं 2 वॉल डिफेक्ट में। ओके, 3 वॉल डिफेक्ट में क्या होता है, मोस्टली प्रेडिक्टेबल होता है फॉर द ट्रीटमेंट, इसमें अच्छी होती है प्रोग्नोसिस। ओके, and the 1 and 0 wall defect, these defects are difficult to treat, okay, and get good bone fill, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो ऑसियस रिसेक्शन इसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा फॉर 1 and 2 वॉल डिफेक्ट के लिए। ओके, बट ये भी क्या लिमिटेड लीजन्स के लिए होगा, नियर एडेंचुलस रिजिस एरिया के लिए। ओके, तो रैम्पिंग किसके लिए की जाती है, 1 वॉल डिफेक्ट के लिए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 वॉल डिफेक्ट। ओके, Helimeters are used in oral malodor, tooth mobility, pathologic migration, pulp testing. The correct answer for this question is oral malodor. Helimeters are used in oral malodor. Concept of full mouth disinfection was put forward by Miller, Glickman, William Quirinian. तो ये जो फुल माउथ डिसइंफेक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट किसने किया था, डॉक्टर क्विरीनैन ने इंट्रोड्यूस किया था। और इसमें क्या होता है कि जब हम पूरे ओरल कैविटी को डिसइंफेक्ट करते हैं तो सारे टीथ और पेरियोडोंटल टिश्यू जो है एक ही विजिट में थॉरोली क्लीन करना पड़ता है और डिसइंफेक्ट करना पड़ता है। इट मीन्स क्या करना पड़ता है, स्केलिंग एंड रूट प्लानिंग करना पड़ता है विद इन 24 आवर्स। ओके, तो ये आपको करना पड़ता है। और मेनली इस मेथड क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एक साथ ही सारे ट्रीटमेंट हो जाए और जो पेरियोडोंटल थेरेपी जो है वो पेरियोडोंटल थेरेपी जो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, और जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं वहाँ पे एक साथ करने में, और हीलिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि अगर हाफ पार्ट का करेंगे तो हाफ पार्ट तो क्लीन हो गया बट अदर साइज क्लीन नहीं हुआ है, तो वहाँ से बैक्टीरिया जो है इधर इफेक्ट वापस कर सकते हैं। ओके, दैट्स वाई फुल माउथ डिसइंफेक्शन शुड बी डन एंड इट इज़ गिवन बाय Dr. Quirinian. Okay, epithelialization of gingivectomy wound is completed by 4 days, 1 month, 4 month और 2 month. तो ये मैंने आपको पूरा चार्ट शो किया हुआ है। आफ्टर जिंजिवेक्टोमी क्या होता है, आफ्टर 5 to 14 days सरफेस एपिथेलाइजेशन होता है जनरली। ओके, और आफ्टर 4 weeks जिंजिवेक्टोमी केरेटिनाइजेशन जो है वो लेस हो जाता है, और फिर कंप्लीट एपिथेलियल रिप्लेस कब कंप्लीट होता है, 1 month में। ओके, एंड वॉसोडाइलेशन वॉस्कुलैरिटी बिगन टू डिक्रीज आफ्टर 4th day of the healing and appear to be most normal to be 16th day. Okay, so epithelialization of gingivectomy wound is completed by 1 month. Okay, the microorganism found in higher titer in pregnancy gingivitis, P. gingivalis, P. intermedia, Capnocytophaga
और ए विस्कस, एक्टिनोमाइसिस विस्कस। तो जो प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस है मोस्टली किसके कारण होता है? ये हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। वो भी कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन के लेवल बढ़ने से हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिससे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस नॉर्मली हो जाती है। ओके, तो इन हार्मोनल चेंजेस के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरियाज जो हैं वो उनका कंपोजिशन ज़्यादा होने लगता है। ओके, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा बैक्टीरिया जो इन्वॉल्व होता है? प्रीवोटेला इंटरमीडिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रीवोटेला इंटरमीडिया। तो ये जो है प्रेगनेंसी के टाइम जो है सबसे ज़्यादा मिलता है क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन्स के कारण। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये जो ग्रोथ फैक्टर है इसमें बदलते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी से जुड़ी जो जिंजाइवल इन्फ्लामेशन में ये ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रीवोटेला इंटरमीडिया। ओके, जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया हैं जैसे कि पी जिंजिवालिस, ये किसके लिए होते हैं? क्रोनिक पेरियोडोंटाइटिस में सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे। कैप्नोसाइटोफेजा क्या होते हैं? ये एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस में मिलता है। और एक्टिनोमाइसिस विस्कस किस में मिलता है? रूट कैरीज में। ओके, तो अब आपको याद रहेगा कि प्रीवोटेला इंटरमीडिया में जो है वो इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस। ओके, each ml of 2% lignocaine contain 0.2 mg of lignocaine, 2 mg of lignocaine, 10 mg of lignocaine, 20 mg of lignocaine. So the correct answer for this question is 20 mg of lignocaine. Each ml of 2% lignocaine contain 20 mg of lignocaine. Which of the following mandibular teeth may be removed without pain after administration of inferior alveolar nerve block and lingual block? तो कौन कौन से टीथ रिमूव किए जा सकते हैं आफ्टर इंफीरियर एल्वोलर नर्व ब्लॉक एंड लिंगुअल ब्लॉक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल टीथ इन लोअर जॉ। ओके, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल टीथ। तो क्या होता है कि इंफीरियर एल्वोलर नर्व ब्लॉक क्या करता है, ये मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन और इंसाइजर्स को इंफीरियर एल्वोलर नर्व जाती है, उससे ये ब्लॉक जो है उस नर्व को ये ब्लॉक कर देता है। तो उससे क्या होता है कि ये सारे लोअर जॉ का जो है एक साइड पूरा एनेस्थेटाइज हो जाता है। ओके, और लिंगुअल नर्व ब्लॉक करता क्या है कि ये एंटीरियर 2/3 के सेंसेशन को प्रोवाइड करता है और जो सॉफ्ट टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे इनोवेशन करती है लिंगुअल नर्व, तो उससे ये वो लिंगुअल ब्लॉक उसे एनेस्थेटाइज कर देता है। तो ऑल टीथ इन लोअर जॉ कैन बी रिमूव्ड विदाउट पेन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ inferior alveolar nerve block and lingual block. Okay, following structures are present in the submandibular space except deep part of submandibular gland, facial artery, mylohyoid nerve and vessels. Superficial part of submandibular gland, तो ये मैंने पिक्चर में आपको शो किया हुआ है कंटेंट में। इसमें क्या क्या होता है सबमैंडिबुलर स्पेस में? mylohyoid vessels and nerve, facial artery, facial vein, platysma, स्किन, माइलोहाइड मसल्स, इन्वेस्टिंग डीप सर्वाइकल फेशिया और सबमैंडिबुलर ग्लैंड का सुपरफिशियल पार्ट। ओके, तो इसमें एक्सेप्शन क्या होगा? इसका एक्सेप्शन होगा डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये जो डीप पार्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो कहाँ पे होता है? सबलिंगुअल स्पेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज surgical emphysema may develop immediately after cutting the tooth with air rotor, cutting the tooth with micromotor, cutting the bone with micromotor or cutting the bone with air rotor. तो सर्जिकल एम्फाइसीमा क्या होता है? सर्जिकल एम्फाइसीमा जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो गैस होती है, एयर होती है, वो डेंटल प्रोसीजर के दौरान क्या होता है कि जो टिश्यू है जहाँ पे कटिंग हो रही है विद द एयर रोटर ड्रिल्स, ओके, तो उसमें क्या होता है सॉफ्ट टिश्यू में वो एयर आ जाती है क्योंकि ये फोर्सफुली अपन यूज़ कर रहे हैं उसको एयर रोटर ड्रिल को। ओके, तो अगर उसमें आप केयरफुली नहीं करेंगे तो जो एयर है वो सॉफ्ट टिश्यू में चली जाएगी, तो उसे कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सर्जिकल एम्फाइसीमा। तो ये किसके कारण हो रहा है? एयर रोटर ड्रिल के कारण। ओके, तो एयर रोटर ड्रिल के कारण क्या होता है कि जब आप टीथ या बोन कट करने के लिए जाते हैं तो हाई स्पीड की जो एयर है वो सराउंडिंग टिश्यू जो में फोर्सफुली चली जाती है, जिसके कारण सर्जिकल एम्फाइसीमा हो जाता है। ओके, तो इसलिए जो ड्रिल्स हैं, लेकिन माइक्रोमोटर ड्रिल्स में ये चीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली पावर्ड होते हैं, उनमें इतना प्रेशराइज एयर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए सर्जिकल एम्फाइसीमा का जो प्रॉब्लम है वो माइक्रोमोटर ड्रिल्स में नहीं होता है।
और एयर रोटर रिस्क में ज़्यादा होता है। वो भी कब होता है? कटिंग द टूथ विद एयर रोटर। ओके, एक्चुअली दोनों आंसर ठीक है, कटिंग द बोन एंड कटिंग द टूथ। बट क्या है कि जब बोन कट करते हैं सॉफ्ट टिश्यू वहाँ पे मोस्टली कम होते हैं, बट कटिंग द टूथ विद एयर रोटर होता है तो वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे सर्जिकल एम्फाइसीमा की जो कंडीशन है ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेट्रोनिडाजोल इज अ क्विनोलोन, एंटीफंगल, इमिडाजोल डेरिवेटिव और एंटीवायरल। तो मेट्रोनिडाजोल क्या है? इट इज़ अ इमिडाजोल डेरिवेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल इज़ अ इमिडाजोल डेरिवेटिव। ओके, तो ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ये जो मेट्रोनिडाजोल है वो मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक या एंटी प्रोटोजोल एजेंट के एज अ यूज़ करते हैं इसको, जिससे बैक्टीरियल और प्रोटोजोल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, वो भी किसके लिए? एनारोबिक इन्फेक्शन के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि वो कैसे काम करता है एक्चुअली? ये मेट्रोनिडाजोल जो है बैक्टीरिया या जो प्रोटोजोआ है उसके डीएनए को डैमेज कर देता है, जिससे कि वो जो कंडीशन होती है वो ठीक हो जाती है। ये ऐसे ट्रीट करता है, मतलब इट मीन्स। ओके, तो जैसे कि बाकी जो है और किस किस ट्रीटमेंट में एक्चुअली यूज़ होता है? अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ओके, इन सब में ये यूज़ होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मेट्रोनिडाजोल इज अ इमिडाजोल डेरिवेटिव। ओके, which of the following artery does not accompany the nerve throughout its courses? Lingual artery, infraorbital artery, inferior alveolar artery और posterior superior alveolar artery। तो इनमें से कौन सी ऐसी आर्टरी है जो अपनी नर्व के साथ कोर्स जो है पूरा कंटिन्यूसली नहीं शो करती है? ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन है? तो इसमें क्या होता है? लिंगुअल आर्टरी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिंगुअल आर्टरी। तो जो लिंगुअल आर्टरी है वो जो है वो अपनी लिंगुअल नर्व के साथ जो है वो कंटिन्यूसली मतलब वो पाथ सेम नहीं यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि देखो जो लिंगुअल आर्टरी होती है वो टंग को सप्लाई करती है एंड जो मतलब नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये एक दूसरे के, ये मैंने यहाँ पे शो किया हुआ पिक्चर में, ये स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ ही चलते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये डाइवर्ज हो जाते हैं। ओके, तो लिंगुअल नर्व जो है वो क्या होती है एक्चुअली? वो सुपरफिशियली होती है और वो मतलब पास में ही होगी। ओके, सुपरफिशियली होगी, लेकिन जो लिंगुअल आर्टरी होती है वो डीपली चली जाती है, अपना जो है वो डाइवर्ज कर देती है पाथ। ओके, और वो डीपली चली जाती है। तो इन दोनों का पाथ जो है वो सेम नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है बट पूरे टाइम के लिए नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज लिंगुअल आर्टरी डज नॉट accompany द लिंगुअल नर्व थ्रू आउट इट्स कोर्सेस। ओके, secondary bony callus formation takes place 1 to 2 weeks, 3 to 4 weeks, 4 to 6 weeks, 6 to 8 weeks। तो ये मैंने आपको पूरा शो किया हुआ है पिक्चर में कि पहले क्या होगा 0 to 2 वीक्स में क्या होगा? हेमाटोमा फॉर्मेशन होगा। 2 to 3 वीक्स में सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन होगा। 3 to 6 वीक में हार्ड कैलस फॉर्मेशन होगा एंड 8 weeks to 2 years में बोन रिमॉडलिंग होगी। तो अभी आपको क्या पूछा गया है? बोनी कैलस फॉर्मेशन। ओके, यानी कि हार्ड टिश्यू कैलस फॉर्मेशन। ये कब से कब तक होता है? मैंने बताया आपको 3 to 6 वीक में। इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 to 6 वीक। ओके, तो सेकेंडरी बोनी कैलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेंजरस स्पेस? टेरिगोमैंडिबुलर, lateral pharyngeal, superficial and deep temporal and space between alar and prevertebral fascia। तो ये मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है। सबसे अगर बाहर की तरफ से देखें तो प्रीवर्टिबल फेशिया के पहले क्या होता है? स्पेस, फिर सबसे पहले प्रीवर्टिबल स्पेस बोन्स के बाद होता है प्रीवर्टिबल स्पेस, देन आती है प्रीवर्टिबल फेशिया, देन डेंजरस स्पेस, देन अलार फेशिया, देन रेट्रोफेरेंजियल स्पेस एंड देन रेट्रोफेरेंजियल फेशिया। तो जो ये डेंजरस स्पेस है वो किसके बीच में प्रेजेंट है? प्रीवर्टिबल फेशिया एंड अलार फेशिया के बीच में। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंजरस स्पेस present between alar and prevertebral fascia। Okay, Weber-Ferguson's incision is used for mandibulectomy, maxillectomy, condylectomy, rhinoplasty। तो वेबर फर्गसन इंसीजन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो ये जो इंसीजन होता है वेबर फर्गसन इंसीजन जो है वो किसके लिए यूज़ होता है? एक्चुअली मैक्सिलेक्टॉमी के लिए यूज़ होता है। ओके, तो ये प्रोवाइड करता है ऑप्टिमल एक्सेस टू द
मैग्जिला। ओके, तो इसमें क्या करते हैं एक्चुअली, इंसीजन जो है वो अपर लिप से स्टार्ट होता है, जो कि लिटरली नोज एंड ऑर्बिट से होता हुआ टेम्पोरल रीजन तक जाता है। ओके, और जो कि किसके जैसे दिखता है, यू शेप की जैसे। ओके, तो किसके लिए यूज़ होगा, मैग्जिलेक्टोमी के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रेनियल नर्व पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैवर्नस साइनस। इसमें से कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो कैवर्नस साइनस के सेंटर से जा रही है। तो ये पिक्चर अगर आप अच्छे से देखेंगे तो सिर्फ एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो दिखाई दे रही है, जो कैवर्नस साइनस के सेंटर से जा रही है, लेकिन जो बाकी हैं वो सारी जो है कैवर्नस साइनस के बाहर हैं। ओके ओके, और अगर आर्टरी पूछा जाए तो वो कौन सी होगी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, क्रेनियल नर्व पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कैवर्नस साइनस इज, करेक्ट आंसर क्या होगा, एब्ड्यूसेंट नर्व। ओके, आर्टिकुलर डिस्क ऑफ TMJ इज फाइब्रोकार्टिलेज, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक टिश्यू और TMJ लिगामेंट। तो जो आर्टिकुलर डिस्क होती है TMJ की वो किससे बनी होती है, तो जो आर्टिकुलर डिस्क है वो किससे बनी होती है TMJ की, फाइब्रोकार्टिलेज से। ओके, फाइब्रोकार्टिलेज से बनी होती है। ये एक टाइप का जो कार्टिलेज होता है जो कि डेंस मैट्रिक्स से बना होता है, जिसमें कि कोलिजन फाइबर्स होते हैं। ओके, जो कि क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है आर्टिकुलर डिस्क का, एक्चुअली शॉक एब्जॉर्प्शन, जॉइंट स्टेबिलिटी और फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट एंड लुब्रिकेशन। ओके, तो क्या करता है आर्टिकुलेशन ऑफ द डिस्क ऑफ द TMJ, एक वाइटल स्ट्रक्चर होता है जो कि फाइब्रोकार्टिलेज से बना होता है एंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द जॉइंट स्टेबिलिटी, शॉक एब्जॉर्प्शन एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। ओके, और इसमें ये मैंने आपको और शो किया हुआ है कि ये डिवाइड होता है, डिवाइड द जॉइंट इनटू अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट। ओके, वेयर अपर कंपार्टमेंट हेल्प्स इन ग्लाइडिंग मूवमेंट एंड लोअर कंपार्टमेंट हेल्प्स इन रोटेशन एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओके, तो आपको याद रहेगा आर्टिकुलर डिस्क ऑफ TMJ इज मेड अप ऑफ फाइब्रोकार्टिलेज। ओके, 4 clotting factors synthesized in liver are, option A is 3, factor 3, 5, 7, 8, factor 2, 7, 9, 10, factor 2, 6, 9, 12, factor 2, 5, 7 और 9। तो अगर बात की जाए लिवर में कौन कौन से सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो सबसे पहले हो रहा है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन नहीं हो, सेकंड है। ओके, प्रोथ्रोम्बिन जो है ये लिवर में सिंथेसाइज होता है। ओके, एंड 7 होता है। ओके, 9 होता है एंड 10। ओके, सेकेंड 7, ओके, 9 एंड 10 ये जो है लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन बाकी भी कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपको आ सकते हैं, इनके नाम भी आपको याद रखना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग is efficacious modality in diagnosis of salivary gland neoplasm? Incisional biopsy, excisional biopsy, fine needle aspiration cytology और MRI। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। तो फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी जो है वो सलाइवरी ग्लैंड न्यूप्लाज्म के डायग्नोसिस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ओके, और मतलब उससे ये पता चलता है कि ये बिनाइन है या मैलिग्नेंट। ओके, और इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव नहीं होता है, तो इसलिए ये अच्छा होता है और इसका फास्ट रिजल्ट होता है। ओके, जबकि जो इंसीजनल बायोप्सी होती है, एक्सीजनल बायोप्सी होती है, ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोसीजर होती है और सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। और जो MRI स्कैन होता है वो जो है वो एक इमेजिंग टेक्निक होती है जो कि लीजन की लोकेशन और एक्सटेंट बताने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बाकी डायग्नोसिस में इसे यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड न्यूप्लाज्म। ओके, 1:1000 adrenal ampule contains 0.1 mg per ml, 1 mg per ml, 10 mg per ml और 0.0 mg per ml। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, 1:1000 adrenal ampule contain 1 mg per ml। ओके, द टारगेट ऑफ गो गेट्स टेक्निक इज कोरोनाइड नॉच, सिग्मोइड नॉच, मैंडिबुलर फोरामेन और नेक ऑफ द कॉन्डाइल। तो ये मैंने गो गेट्स टेक्निक आपको बताई हुई है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, नेक ऑफ द कॉन्डाइल। ओके, एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स क्या होंगे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस, कॉर्नर ऑफ द माउथ,
इंटरट्रेजिक नॉच ऑफ द ईयर। और टारगेट एरिया क्या होगा, लेटरल साइड ऑफ द कॉन्डाइलर नेक जस्ट बिलो द इंसर्शन ऑफ द लेटरल टेरिकॉइड मसल। ओके, तो टारगेट एरिया जो है ये भी याद रखना आप, नेक ऑफ द कॉन्डाइल, हेड ऑफ द कॉन्डाइल, रेमस एंड लेटरल साइड ऑफ द कॉन्डाइल, क्योंकि अगर उस ऑप्शन में नेक ऑफ द कॉन्डाइल नहीं आया तो इन चारों में से कुछ ऑप्शन जरूर होगा। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेक ऑफ द कॉन्डाइल। द टारगेट ऑफ गोगेट्स टेक्निक इज नेक ऑफ द कॉन्डाइल। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।